जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सफलता विद संकल्प पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी श्रृंखला यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 में जो होने वाला है उसको लेकर डेडिकेटेड है। मैंने पहली वीडियो में सोशल मीडिया आपको पढ़ा चुका हूं, साइबर अपराध आपको पढ़ा चुका हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय कृषि। चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारतीय कृषि। भारतीय कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, जिसका जीडीपी में योगदान 80% से लेकर 20% तक है। लेकिन जो हमारे देश की पॉपुलेशन है उसके रोजगार में जो जिनको जो है कृषि के क्षेत्र से जिनका रोजगार आता है वो 54.6% है। ये बहुत ही ज्यादा है। इतनी हमारे देश की 54.6% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि जो भारतीय कृषि है उसका 55% हिस्सा जो है वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए इसको मानसून का जुआ भी कहते हैं। आगे चलते हैं, कृषि नीतियां और जनगणना। राष्ट्रीय कृषि नीति, इनकी डेट्स पूछी जाती है, कौन से ईयर में आई। राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, ये आई आपके 28 जुलाई 2000 को। इसका लक्ष्य था 4% वार्षिक वृद्धि हो अगले 2 दशकों में। कृषि निर्यात नीति, ये आई आपकी 2018 में। इसका लक्ष्य था 60 अरब से ऊपर निर्यात। जो भारत जो एक्सपोर्ट करता है अन्य देशों को बेचता है, उसका जो है 60 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करना। ये अशोक दलवई समिति, ये पूछी जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक दलवई समिति किसान की आय को दुगना करने के लिए इसने लक्ष्य रखा, अशोक दलवई समिति ने 2022। आगे बात करते हैं कृषि जनगणना। कृषि जनगणना जो है हर 5 वर्ष में की जाती है। कृषि जनगणना के साथ साथ पशु जनगणना भी हर 5 वर्ष में की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। जो है जोत के आधार पर किसानों का वर्गीकरण, कि कौन किसान कितनी जमीन जोतता है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें आपको इतने ज्यादा एक बार इनको पढ़ लेना, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट जो है सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर। जिस भी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होगी वो सीमांत किसान के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक 68 से 70% सीमांत किसान है। आगे बात करते हैं हम फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण आपको मैं सजेशन दूंगा, आप इन सबको ना याद करके, ये तो आपको सभी को, जायद की फसल तो आप सभी को पता रहता है, तरबूज होता है, खरबूज होता है, ककड़ी होती है, मूंग होती है, ये तो आपको सभी को पता रहता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा रबी या खरीफ में से किसी एक को आप लर्न कर लें और ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से इनको करें। जो अभी बात करते हैं हम इनकी, जून जुलाई में जो है खरीफ की फसल की बुवाई होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। इसकी मुख्य फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन इत्यादि। अब बात करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर दिसंबर में बुवाई होती है और अप्रैल और जून में इसकी कटाई हो जाती है। मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। अब बात करते हैं जायद की। जायद की मैं आपको बता चुका हूं, मार्च में इसकी बुवाई होती है और जून में ये कटाई होती है इस फसल की। इसकी मुख्य फसलें हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी और मूंग। चलिए आगे चलते हैं। भारत में फसलों का वर्गीकरण एक अन्य आधार पर भी किया जाता है। भारत में फसलों को उनके उपयोग और उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं खाद्य फसल, दूसरी बात करते हैं नकदी फसल, तीसरी बात करते हैं हम रोपण फसल। परिभाषा, खाद्य फसल क्या है? खाद्य फसल वे फसलें हैं जिनको हम खाने में ज्यादातर यूज कर सकते हैं। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं आप कितने भी घर में रख लीजिए आप उनको खा सकते हैं। चावल हो गया, मक्का हो गया, आदि हो गया।
इन फसलों का मुख्य उद्देश्य उत्पादन, परिवार या उनके पशुओं के भोजन की पूर्ति करने के लिए होता है। ये फसलें की जाती हैं या तो उनके घर पे खाने के लिए, उनके परिवार के, या पशुओं के भोजन के लिए, या आमतौर पर छोटे पैमाने पर की जाती है। मतलब बहुत ही कम जमीन पे इनको किया जाता है। नकदी फसल के बारे में बात करते हैं। नकदी फसल जो है लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है और इनको एक बड़े पैमाने पर किया जाता है। जैसे हमने मान लो चाय की फसल की, तो क्या सारी की सारी फसल का हम कंजप्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नकदी फसल कहा जाता है। इससे हम पैसे कमाते हैं। कॉफी हो गई, कपास हो गया, क्या जितना भी खेत में कपास करते हैं सारा कपास हम ही यूज करते हैं? नहीं। जूट हो गया, फल हो गया इत्यादि, ये ऐसी फसलें हैं। अब बात करते हैं रोपड़ फसल की। रोपड़ फसल जब एक व्यापार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है तो उसे रोपड़ फसल कहते हैं। विशेष इसमें अधिकतर नकदी फसलों की ही खेती की जाती है। जब व्यापक क्षेत्र में, बहुत ही बड़े क्षेत्र में हम किसी फसल को करते हैं तो उसको रोपड़ फसल कहते हैं। जैसे कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, नारियल हो गया, चाय हो गया और इत्यादि हो गया। इन दोनों के एग्जाम्पल आपको एक जैसे मिलेंगे, लेकिन नकदी फसल इनमें अंतर ये है, नकदी फसल छोटे क्षेत्र में की जाती है और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में की जाती है। कृषि प्रणालियां, कुछ कृषि प्रणालियां कृषि करने की। सबसे पहले बात करते हैं हम निर्वाह कृषि। ये केवल परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। इसमें केवल उतना ही खेती में उगाया जाता है जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो जाए। गहन कृषि, कम जमीन पर अधिक श्रम और रसायनों का प्रयोग करके, मतलब जमीन तो होगी कम लेकिन उस पे अच्छे अच्छे जो है अच्छी किस्मों का बीज यूज करके, अच्छी किस्मों की जो है खाद यूज करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है। इसको गहन कृषि कहते हैं। ये पंजाब में होती है और यूपी में की जाती है। अब बात करते हैं झूम कृषि। झूम कृषि को काटो और जलाओ पद्धति भी कहते हैं क्योंकि ये आदिवासियों के द्वारा की जाती थी। वो एक जगह पर फसल करते थे, फसल करने के बाद उस बचे हुए खेत में जो भी अवशेष है उनको जलाने के बाद आगे बढ़ जाते थे और दूसरी जगह पर खेती करते थे और फिर वापस यही क्रम चलता रहता था। लेकिन जो ये जो है झूम कृषि जो है उत्तर पूर्वी भाग में, असम मेघालय साइड में ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन इसके नाम बहुत पूछे जाते हैं। इसके नाम हमारे देश में पोंडू बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में। एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश। पावलू बोला जाता है मणिपुर में और दीपा बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। और एक और इसमें मिस कर दिया है, कुमारी। कुमारी बोला जाता है आपको, कुमारी बोला जाता है इसको पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट पर। अब बात करते हैं मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती क्या है? जब भी किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करता है, इसको हम मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ये तो है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती, और एक होती है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल, इसमें क्या करता है किसान एक ही खेत में एक या एक से अधिक फसलों को उगाता है। अब बात करते हैं कुछ कृषि शब्दावलियां। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बोलते हैं रेशम कीट पालन को। एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को। विटीकल्चर, अंगूर की खेती को, ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को। ओलेरिकल्चर, सब्जियों की खेती को। वर्मिकल्चर, केचुआ पालन को बोला जाता है। हाइड्रोपोनिक्स, जब भी बिना मिट्टी के केवल पानी में पौधे उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। अब बात करते हैं कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है, लेकिन भारत में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में कृषि क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा, फिर चावल पर पड़ा। ये जो है इसका प्रभाव पड़ा आपका पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी यूपी के साथ साथ पंजाब में भी इसका प्रभाव पड़ा। अब बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति संबंधित है, इसको बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक बोला जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को।
इन्होंने जो है ऑपरेशन फ्लड चलाया 1970 में, किसके लिए? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अन्य क्रांतियां, नीली क्रांति मत्स्य पालन मछली पालन से, पीली क्रांति तिलहन, जितनी भी तिलहन की फसलें होती हैं जैसे सरसों हो गए, तिल हो गए, ऐसी जिनसे ऑयल निकलता है उनके लिए। लाल क्रांति बोलते हैं टमाटर और मांस के लिए। रजत क्रांति अंडे के लिए। सुनहरा रेशा जूट जूट के लिए। ये सुनहरा रेशा क्रांति किसके लिए? जूट उत्पादन के लिए। अब कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में बात करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। ये डेट्स पूछी जाती हैं। और कहां से शुरुआत की गई? इसकी गोरखपुर से। इसमें क्या है, किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है सरकार भुगतान करेगी, 2-2 हजार की 3 किस्तों में। अब बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ये इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से की गई। इसकी टैगलाइन है स्वस्थ धरा खेत हरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें क्या है, इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई। इसमें प्रीमियम, जितनी भी किस्त देनी होती है, खरीफ फसल वालों को 2% देनी होती है जिनका जितना उनका उत्पादन है, रबी फसल वालों को 1.5% और बागवानी वालों को 5%। ई नाम पोर्टल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ऑनलाइन मंडी की तरह जाना जाता है, मतलब कृषि बाजार को ऐप पर, इनाम पोर्टल पर, जहां आप अपनी जो है फसलों की बोली लगवा सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और दिवस। आईसीएआर, इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है। नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड एक बैंक है जो कि कृषि क्षेत्र को सहायता देने के लिए खोली गई। इसकी जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। नाबार्ड बैंक जो है 12 जुलाई 1982 को इसकी शुरुआत हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक ग्रामीण विकास का शीर्ष बैंक है। लेकिन जो एक और चीज पूछी जाती है, नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो आप लिखोगे यहाँ शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। कुछ दिवस है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 16 जुलाई को आईसीएआर स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आईसीएआर की स्थापना हुई। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। भारत में सीमांत किसान किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग जो है धान की फसल से संबंधित है। ये जिंक की कमी के कारण होता है। मिश्रित खेती में क्या क्या होता है? कृषि और पशुपालन दोनों को एक साथ किया जाता है। आईसीएआर की फुल फॉर्म याद कर लेना। ये आईसीएआर को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत हुई आपकी गोरखपुर से। पोंडू के जो है झूम कृषि को किस राज्य में बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में। अंगूर की खेती को क्या बोला जाता है? विटीकल्चर। आगे बात करते हैं नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 1982। दलहन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? कानपुर। मैं इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। अनुसंधान संस्थान ये बहुत ही पूछे जाते हैं, एक लास्ट में एक वीडियो रखूंगा मैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे संबंधित है? संबंध किस से है? दुग्ध उत्पादन से। आइए, सोयाबीन में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन। देखिए ये आपको बहुत ही ज्यादा याद रखने लायक क्वेश्चन में ही दे दिया है मैंने ये। उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है? देख याद रखना, गेहूं में, गन्ना में और आलू में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र की सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, ये इंद्रधनुष क्रांति है।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पे विजिट कीजिए, उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए। धन्यवाद।